नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेंगी। राष्ट्रपति कल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न नाट्य कलाओं को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनमें तरिकावली, कैटरीना मल्लिका और जूलियट रूसेआउ की शानदार प्रस्तुति देखी गई। इस अवसर पर पुर्तगाल के सांसद पेड्रो डेल्गडो अल्वस भी मौजूद रहे, जिनका मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण भाव को और मजबूत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। सीमा का दौरा करने के बाद गृह मंत्री राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलेंगे। 23 मार्च को कठुआ जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। मंगलवार को गृह मंत्री श्रीनगर में राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही श्रीनगर स्थित राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के 75 दिन की उल्टी गिनती शुरू आज से हो गई है। आज सुबह भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में एक भव्य कॉमन योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन की शुरुआत हुई। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम की बात की जाए तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नंदुरबार में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषक ज्ञान विज्ञान मंडपम, किसान ज्ञान और विज्ञान संवर्धन केंद्र के अलावा महिला तकनीकी पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। वक्फ संशोधन कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुई इस मुलाकात के दौरान लोगों ने नए वक्फ कानून के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सभी लोगों ने एक स्वर में इस जनहित कानून के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिन तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश हुई। जहां एक तरफ बारिश से मौसम सुहावना हो गया, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में बारिश की वजह से आवागमन ठप हो गया।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में राज्य की भाजपा इकाई आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास कालीघाट की ओर विरोध मार्च निकालेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को पूरी तरह दागदार और दूषित करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ निकाली गई भव्य रैली। लोगों ने ममता हटाओ हिंदू बचाव के नारे लगाए। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन का पहला चरण शनिवार को कर्नाटक के कारवार में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन शीर्ष स्तरीय एवं अर्धवार्षिक आयोजन है जिसमें नौसेना के शीर्ष कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि विव्स का आयोजन कर रहा है, जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य भारत के M&E उद्योग को वैश्विक बाजार से और वैश्विक M&E उद्योग को भारतीय बाजार से जोड़ना है, जिससे विकास, सहयोग और नवाचारों को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में नए बने पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये समुद्री रेलवे ब्रिज तमिलनाडु और रामेश्वरम द्वीप के बीच रेलगाड़ियों की आवाजाही की गति को तेज करेगा। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम तांबरम चेन्नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक से तमिलनाडु में इंफ्रा विकास को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 1 दशक से तमिलनाडु में इंफ्रा विकास को प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में तमिलनाडु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएम ने तमिलनाडु सरकार से तमिल भाषा में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया, जिससे गरीब परिवारों के कई बच्चों को मदद मिलेगी। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रभु श्री राम का जीवन सुशासन की प्रेरणा है। भाजपा सरकारें भी देश में सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रामेश्वरम यात्रा को यादगार बताया है। उन्होंने चैत्र रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम और यहां नई इंफ्रा परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से भारत लौटते हुए राम सेतु के दर्शन किए। पीएम ने X पर लिखा कि श्रीलंका से लौटते समय मुझे राम सेतु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और एक दिव्य संयोग की बात है कि ये उसी समय हुआ जब अयोध्या में सूर्य तिलक हो रहा था। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि शासन के प्रति पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोणों के बीच मुख्य अंतर ये है कि पश्चिमी सोच के विपरीत भारतीय प्रणाली में आध्यात्मिकता केंद्रीय भूमिका निभाती है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार के लिए रवाना हुए। वो बेगूसराय में NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, मॉनसून में दिल्ली के अंदर हर जगह जलभराव होता है क्योंकि हमारी सीवर लाइनों में डिसिल्टिंग नहीं है। हमारी कोशिश है कि मॉनसून में कहीं भी जलभराव नहीं हो। तेलंगाना से डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के साहित्यकार जगदीश जोशीला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगदीश जोशीला बीते 50 वर्षों से हिंदी के साथ ही निमाड़ी साहित्य के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड की राधा भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्हें अपने योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं सोलापुर के मारुति चितमपल्ली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारुति चितमपल्ली एक प्रसिद्ध लेखक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में 15 पीसीआर वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि संबलपुर जिले के नागरिकों को सुरक्षित और निडर करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से 15 अत्याधुनिक पीसीआर वैन दी जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तमिलनाडु में रेत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और निर्यात से संबंधित जनहित याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 21 आरोपियों और 6 कंपनियों, फर्मों और अज्ञात अधिकारियों अन्य के खिलाफ 7 मामले दर्ज किए हैं। उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक आयोजित हुई। इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर थाना क्षेत्र स्थित संजय लेक फॉरेस्ट एरिया में रविवार को अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हरिद्वार जिले के इब्राहिमपुर गांव में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम भी जारी है। पुणे के नानापेट क्षेत्र में एक वाड़े यानी पारंपरिक लकड़ी के घर में आग लग गई। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। चैत्र नवरात्रि की नवमी को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और माता के जयकारे लगाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर द्वारा रामनवमी 2025 उत्सव पर शहर में झांकी और जुलूस निकाला गया। रामनवमी 2025 के अवसर पर महाराष्ट्र के रायगढ़ में भगवान राम की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या एक बार फिर आध्यात्मिक भक्ति और दिव्यता के रंग में रंगी नजर आई। राम जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। वहीं रामनगरी अयोध्या को लाखों दीपों से सजाया गया था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस हफ्ते मजबूत गतिविधि देखने को मिली। इस दौरान कुल फंडिंग 2.3 गुना बढ़कर $357.2 मिलियन हो गई और 30 इस दौरान डील हुई हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 30,000 से अधिक स्टार्टअप के लिए 38,500 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन को आसान बनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में कैटलिस्ट के रूप में जैम की स्थिति मजबूत हुई है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 45 स्टार्टअप ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आदिवासी उद्यमियों की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया है। यह आदिवासी प्रतिभाओं को सशक्त बनाने में एक बड़ी उपलब्धि है। देश में कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है। वहीं भारत में बैंक खातों में जमा धन में महिलाओं का योगदान 39.7% है। ग्रामीण इलाकों में खुले बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 42.2% है। जोमेटो फूड डिलीवरी व्यवसाय के सीईओ रिंशुल चंद्रा ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने नए अवसरों को पाने के लिए ये इस्तीफा दिया है। एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि अमेरिका के जवाबी शुल्क लगाए जाने के बाद दुनिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय खिलौना उद्योग अमेरिका की तरफ से चीन एवं वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए उच्च सीमा शुल्क का फायदा उठाने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज से शुरू हो रही है। आरबीआई की ये बैठक नए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली बैठक और आरबीआई की एमपीसी की 54वीं बैठक है। इस बैठक में आरबीआई रेपो दर में एक बार फिर से 0.25% तक की कटौती कर सकता है। मुद्रास्फीति में कमी से केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश है। अमेरिका की तरफ से जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गई हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को इस मीटिंग के लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। टाटा मोटर्स की प्रीमियम कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक दिया है। जेएलआर ने यह फैसला ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ नीति से बचने के लिए किया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रैड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कई स्टोर बिना अनुमति चल रहे हैं। इससे गैर कानूनी तरीके से वाहन बेचे जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2,395 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस डॉक्टर रेड्डी होल्डिंग लिमिटेड के साथ विलय को लेकर है। स्विगी एक बार फिर से टैक्स डिमांड नोटिस का सामना कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2 टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इन दोनों नोटिस में 165 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 9 अप्रैल को निर्यातकों के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक में ट्रंप प्रशासन द्वारा 26% अतिरिक्त पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर बात होगी। बोर्ड के सह संस्थापक अमन गुप्ता ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का समर्थन करते हुए कहा कि स्टार्टअप फर्मों को खाद्य वितरण और ऑनलाइन गेमिंग जैसे उपभोक्ता केंद्रीय मॉडल से आगे बढ़ना चाहिए और एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में तीव्र तूफान के कारण केंटकी के ब्लॉक में बाढ़ का पानी भर गया है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशर ने कहा कि राज्य में घातक तूफान और बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। पोप फ्रांसिस ने 2 सप्ताह पहले डबल निमोनिया के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ आई, जिससे शहर की सड़कें और घर जलमग्न हो गए। ये साल की पहली बड़ी बाढ़ है। यमन के उत्तर पश्चिमी शहर सादा के निकट शनिवार देर रात अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य लोग घायल हो गए। बांग्लादेश राइफल्स के हजारों बर्खास्त जवानों ने ढाका में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नौकरी की बहाली और मुआवजे की मांग उठाई। ये प्रदर्शन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मुख्यालय के पलखाना गेट के सामने किया गया।
जापान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो एक मरीज को लेकर जा रहा था वो समंदर में गिर गया, जिससे मरीज और 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से वार्ता करने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अंतिम क्षण में वॉशिंगटन की यात्रा की घोषणा की है। मुलाकात के दौरान इजरायली पीएम द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ईरान, गाजा में युद्ध और टैरिफ पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। जनवरी में ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद नेतन्याहू की ये दूसरी वॉशिंगटन यात्रा है। इजरायली पीएम ट्रंप के साथ बेहतर समझौते के लिए बातचीत करने जा रहे हैं। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। रुद्रांश ने फाइनल में 252.9 अंक हासिल किए। रुद्रांश पाटिल का आईएसएसएफ विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। उन्होंने 2023 काहिरा संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल का खिताब भी जीता था। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले निशानेबाज अर्जुन बबूता के हाथ लगी निराशा। 10 मीटर एयर राइफल में 7वें स्थान पर रहे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। आरसीबी की टीम पिछले 10 साल से मुंबई इंडियंस को मुंबई में नहीं हरा पाई है। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह फिट हैं और इस मैच में उनके खेलने की उम्मीद की जा रही है। गुजरात टाइटंस ने कप्तान शुभमन गिल की नाबाद अर्धशतकीय पारी और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से हरा दिया। लगातार हार के बावजूद सनराइजर्स के कोच डैनियल विटोरी ने कहा कि शीर्ष क्रम की आक्रामकता बरकरार रहेगी। हालांकि बल्लेबाजों को परिस्थिति के हिसाब से खेलने की नसीहत भी उन्होंने दी। दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट अकादमियों के प्रमुख प्रतीक पुरी ने कहा कि उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का मुख्य लक्ष्य क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। इंडियन सुपर लीग के फाइनल में बेंगलुरु एफसी एग्रीगेट के आधार पर एफसी गोवा को 3-2 से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल का 26 मैच से चला आ रहा अविजित रहने का सिलसिला आखिरकार थम गया। लिवरपूल को फुलहम के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच हुआ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ। इस ड्रॉ के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें स्थान पर ही मौजूद। ड्रॉ के चलते मैनचेस्टर सिटी ने लीग में शीर्ष 4 में पहुंचने का मौका गंवाया। सिटी की टीम 5वें स्थान पर। टॉटनहम हॉटस्पर और साउथहैम्पटन के बीच मुकाबले में टॉटनहम के हाथ लगी जीत। 3-1 से साउथहैम्पटन को दी मात। टॉटनहम की ओर से ब्रैनन जॉनसन का शानदार प्रदर्शन, मैच में दागे 2 गोल। टॉटनहम लीग में 14वें स्थान पर मौजूद। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। फिल्म छोरी 2 11 अप्रैल को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फिल्म में नुसरत भरूचा और सोहा अली खान अहम भूमिका में हैं। संजय मिश्रा की फिल्म द सीक्रेट ऑफ दिवकाली 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म ज्वेल थीफ में सैफ अली खान, जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और निकिता दत्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। काजोल की फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल और बंगाली भाषा में रिलीज होगी। अनंत महादेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म फुले 11 अप्रैल को होगी रिलीज।
राजकुमार राव की फिल्म मालिक 20 जून को रिलीज होगी। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ 10 अप्रैल को रिलीज होगी। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।